अगले क्वेश्चन पे आइएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है? परिबद्ध, खुली, मिश्रित, वैश्विक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बंद अर्थव्यवस्था। कहेंगे सर ऑप्शन में है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। परिबद्ध, खुली, मिश्रित और वैश्विक। मिश्रित क्या होता है? जिसमें सरकारी और निजी कंपनियों का सह अस्तित्व होता है, साथ साथ होती हैं। ठीक है, मिश्रित तो नहीं होगा सर। आपने पढ़ा है बंद, खुली भी नहीं होगा, वैश्विक भी नहीं होगा, तो बचा क्या? परिबद्ध। परि यानी चारों ओर, बद्ध यानी बंद, यानी चारों ओर से बंद रहेगा तो उसको आप क्या कहिएगा? न तो आयात है न तो निर्यात। चारों ओर से बंद है तो यानी बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। परि यानी चारों ओर और बद्ध यानी बंद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा परिबद्ध। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इकोनॉमिक के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में शामिल है? अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत, उन्मूलन यानी अंत, छुआछूत का अंत किया गया है। मैं आपको लिखता हूँ, कुछ बताता हूँ, आंसर आप बताइएगा। देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आपको मिलेगा? ये मिलेगा 32 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा 19 से लेके 22 तक, और समानता का अधिकार आपको मिलेगा 14 से लेके 18 तक। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978। कहाँ से हटाया गया? 31 और 19 का आप ले लीजिएगा, आप एफ कह लीजिए या फिर च कह लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आया? कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे 4 दिख रहा है। कौन कौन सा नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, तो धार्मिक वाला नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे देखिएगा, आप मिल गया 24, 25 से लेकर आप जाइएगा 28 तक। ठीक है, और एक नहीं है, कौन सा? आप शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कौन सा नहीं है? शिक्षा और संस्कृत। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा? 29 और 30 में। सब समझ में आया? यहाँ देखिए, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि छुआछूत को खत्म किया जाएगा। तो 17 कहाँ पे पड़ेगा? 14 से 18 के बीच में। तो कौन सा सही हो जाएगा? बाकी जब मैं क्वालिटी आपको पढ़ाऊंगा तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी और जाकिर हुसैन। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। मैं 2 मिनट का समय लेता हूं, लिखता हूं, आप आंसर आप बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको मिल जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं। कौन मिल जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे मिलेंगे आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे देखिएगा, उसके बाद आपको मिलेंगे जाकिर हुसैन। कौन मिलेगा? जाकिर हुसैन। उसके बाद आपको मिलेंगे चौथे नंबर पे बीबी गिरी। कौन मिलेंगे? बीबी गिरी। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन मिलेगा? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, उसके बाद आपको छठे नंबर मिलेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, सारे आ गए कि कोई बाकी है? ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। अब इन्हीं में से देख के आप बता सकते हैं कि क्या होगा। तो पहले नंबर पे कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दो कहाँ? चारों में समस्या है। आगे बढ़िए, कृष्णन जी हैं तो एक कहाँ है? पहले में है और चौथे में है। दोनों ऑप्शन क्या होगा? गलत। आगे बढ़िए, उसके बाद कौन आ रहा है? जाकिर हुसैन है 4 नंबर। 4 नंबर कहाँ है? चौथे पे। तो क्या हो जाएगा? और आगे आप बढ़ना चाहिएगा तो नीलम संजीव रेड्डी, और आपको फिर से आपको मिलेंगे रमाशंकर, फिर मिलेंगे आपको शंकर दयाल, फिर आपको मिलेंगे KR नारायण, फिर आपको मिलेंगे कलाम जी। ठीक है, फिर मान लिया लास्ट में 15 नंबर कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और उनके पहले कौन था? रामनाथ कोविंद, फिर कौन था? प्रणब मुखर्जी, और फिर कौन था? कलाम जी। यानी इन 15 का नाम
हो गया, ठीक है। मुर्गी को किस नंबर पे है? 15 नंबर पे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बढ़ा आगे। बाकी यहाँ पे देखिए सबका कार्यकाल मैंने दिया हुआ है, एक विस्तार से नाम दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, विधि यानी कानून, यानी सबसे बड़ा कानून का अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कानून और न्याय मंत्री या महान्यायवादी? तो क्या बोलिएगा आप? महान्यायवादी। क्या बोलिएगा? महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में है? 76। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए, और इनका कार्यकाल क्या होता है? बोलिए। 5 साल? नहीं, 5 साल नहीं, कार्यकाल अनिश्चित है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक काम होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, महाधिवक्ता ये क्या है? जैसे ये पूरे भारत का है, ये हो जाता है राज्य का। अनुच्छेद क्या है? 165। भारत के मुख्य न्यायाधीश पता ही आपको, कानून, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमण, ठीक है। आगे देखिएगा, कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, रिजिजू कैसे याद कीजिएगा? कानून और न्याय, न्याय के कहाँ होता है? कानून के पास जाते हैं, आपको न्याय की किरण दिखती है, तो किरण रिजिजू, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आइएगा। देखिए ये आपको मिल जाएंगे, पहले न्यायाधीश, पहले महान्यायवादी थे ये, ठीक है। और ये आपको मिल जाएंगे वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल। क्या नाम है इनका? मैं नाम लिख दे रहा हूं, के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये तो आप देखते ही बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिला है, तो महिलाओं से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछता है यूपी में। आगे देखिएगा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? तो क्या हो जाएगा आपका? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। बहुजन समाजवादी आप लिख लीजिएगा 1984, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस का आप लिख लीजिएगा 1998। एक और आपसे पूछ सकता है भाजपा का, तो भाजपा का आप लिख लीजिएगा 1980, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 8 है। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 का नाम। मैंने PDF इसलिए डाल दिया कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हो आपका। 8 का नाम आपको मिलेगा, बढ़िया से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है कि स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस टाइम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया कि भारतीय अपनाओ। जैसे इस टाइम था आत्मनिर्भर भारत, तो सेम वही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के समय हुआ था। 1902 कुछ नहीं है, 1907, 1909 में आप देखिएगा तो मिला था मार्लो मिंटो सुधार। ऑप्शन में बस यही है, 1909, 2 में तो कुछ खास नहीं है। 7 में सूरत विभाजन हुआ था बस। चलिए आगे बढ़िए, एकदम स्पीड से बढ़ते रहिएगा। कौन सी गैस शीतल पेय में शामिल है? कौन सी गैस शीतल पेय में शामिल है? तो आप कहिएगा शीतल पेय क्या होता है? तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा होगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि CO2 को। तो शुष्क बर्फ का मतलब क्या हुआ? बर्फ यानी शीतल, तो यानी शीतल पेय। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो शीतल पेय क्या हो जाएगा आपका? CO2। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? CO2। बहुत करिएगा। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कार्बन का कितना होता है? 6 परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। और नाइट्रोजन का क्या होता है? 7। ये सबका हो गया परमाणु क्रमांक। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, कोई भी दिक्कत तुरंत कमेंट। और सबसे जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे आप सपोर्ट करिएगा मैं आपको एक एक दिन में 100 क्वेश्चन कराऊंगा। और जितना टाइम कहिएगा उतना टाइम मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, एकदम फुल स्पीड में। चलिए आगे बढ़िएगा। CO2 है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे चूना या अनबुझा चूना कहा जाता है? ठीक है, चूना या अनबुझा चूना। तो किसको कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए क्या होगा इसका? हो जाएगा आपका क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है? CaO।
तो ये क्या होता है, अनबुझा चूना। क्या है, अनबुझा चूना। बात ये हो जाएगी बुझा चूना किसे कहेंगे। पहले आप देखते रहे होंगे छोटे पे गांव पे जब चूना लगता था तो इतने बड़े बड़े आते थे, पानी में डालिए तो गैस निकलता था, बुलबुला निकलता था। तो जो आता था वो था अनबुझा चूना। जैसे पानी में गया क्या हो गया, बुझा चूना। तो इसको पानी में हम लोग भी डालते हैं, CaO प्लस H2O, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा यहाँ पे, Ca, देखिएगा CaOH का होल ट्वाइस। Ca है, Ca है, O कितना है 2 है, और H कितना है 2 है। तो इसको आप क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब जब इस पे आप ले जाएंगे CO2 से क्रिया कराएंगे तो लास्ट में बन जाएगा CaCO3। इसको आप क्या कहते हैं, चूना पत्थर, या फिर आप कहेंगे संगमरमर। ठीक है। जब CO2 करा दिएगा तो चूना पत्थर या संगमरमर, तो चूना से ही बन के जाते जाते वो पत्थर हो गया है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहिएगा या कहिएगा आप इसको संगमरमर, आसान भाषा में। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। आज फेरिस ऑक्साइड का आप देख लीजिएगा तो इसका हो जाएगा Fe2O3। इसका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा कि ये जो है फेरिस ऑक्साइड किसका अयस्क है, तो क्या हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा। ठीक है। फेरस सल्फेट का आप देख लेगा तो FeSO4, तो ये भी किसका हो जाएगा, फेरस सल्फेट किसका हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए यहाँ पे बोर्ड पे है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है अनबुझा चूना, और जैसे इसको पानी में आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बुझा चूना। ठीक। डायनमो परिवर्तित करता है, किसमें करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एक एक ऑप्शन देखिए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा बताइए, इस्तेमाल सब करते हैं, क्या होगा, चलिए देखिएगा। माइक्रोफोन, फोन आप लोगों के पास है, उसमें क्या होता है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन से जब आप बोलिएगा तो माइक्रोफोन से जाएगा तभी तो विद्युत में चेंज होगा। बैटरी डाउन रहेगी तो किसी से बात तो हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, माइक्रो। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जो यांत्रिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा, डायनमो। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करेगा, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर मतलब डीजे, सुने हैं ना, जब लाइट मिलेगा तभी तो लाउड स्पीकर आवाज करेगा। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, वैसे तो आवाज करेगा नहीं, तो विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर। आगे देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मान लीजिए विद्युत ऊर्जा उसको यांत्रिक में ले जाना तो क्या है, मोटर। मोटर चलता है तभी तो यंत्र चलेगा, विद्युत मोटर में जाएगा उसके बाद देखिए तभी तो मोटर है। विद्युत ऊर्जा दे दीजिएगा आप तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक यानी यंत्र चलेंगे, उससे मशीनें चलेंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। देखिए इसी को आप कहिएगा डायनामो, इसी को आप कहिएगा डायनामो। जब ये चलेगा तो आपको लाइट मिलेगी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम। पहले एंजाइम की बात किया, ये सारे एंजाइम ही हैं, ये सारे एंजाइम ही आपको मिलेंगे। बात किया पहले एंजाइम की, तो पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि आप खाना खाएंगे तो कहाँ जाएगा, पहले मुंह में जाएगा, तो मुंह में क्या पाया जाएगा, लार। तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो लार में आप कहिएगा सर हमने टाइलिन पढ़ा है, लेकिन उसको एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं, एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमाइलेज। पहले यही मिलेगा, एमाइलेज ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमाइलेज। पहला क्या है आंसर, किसका क्या है, एमाइलेज। आप कहिएगा ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है, तो ट्रिप्सिन आपको मिलेगा आंत में। आंत में मिलेगा ट्रिप्सिन, और किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। सेलुलोज जाइएगा तो सेलुलोज आपको मिलेगा पेड़ पौधों में। ठीक है, पेप्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो आप पेप्सिन कहाँ से निकलता है बताइए, पेप्सिन कहाँ से निकलता है। तीन एंजाइम है, एक पेप्सिन है, एक रेनिन है, और एक लाइपेज है। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, तो कहाँ से निकलता है ये, अमाशय से। कहाँ से, अमाशय से। कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, एक तो मान लीजिए ऑप्शन में आपके दिया पेप्सिन, एक है रेनिन और एक है लाइपेज। तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज किसको किसको, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, रेनिन पचाता है दूध को, जो दूध आप पीजिएगा उसको पचाएगा रेनिन, और लाइपेज वसा, यानी जो भी आप
तेल उल खाते हैं, तेल का सेवन करते, जो भी वसा का कौन पचाता है? लाइपेज, यानी ये जो है ये पचाते हैं सब। क्या पचाता है? पेप्सिन प्रोटीन को, रेनिन दूध को, लाइपेज वसा को। ठीक है, चारों ऑप्शन हो गया। चलिए, सारा स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा पीडीएफ में। ठीक, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे पिन करवा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्तमान बांग्लादेश जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था तो क्या कहा जाता था? यानी जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दो पाकिस्तान थे। ठीक है, एक तो मान लीजिए पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको सिर्फ पाकिस्तान ही कहिएगा, और बांग्लादेश का पहले क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। जब 1971 का युद्ध हुआ तो उसमें बांग्लादेश की वजह से हुआ। समझिएगा, पाकिस्तान से 3 युद्ध, 62, 71 और 99। पाकिस्तान को हमने कितनी बार मारा है? 3 बार, 62, 71 और 99। तो 71 का जो युद्ध था वो बांग्लादेश के लिए लड़ा गया था, क्योंकि वहाँ दिक्कत ये हो गई थी, देखिएगा थोड़ा सा इसमें समझिएगा। दिक्कत ये हो गई कि जब यहाँ पाकिस्तान में जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता तो यहाँ हेलीकॉप्टर से शासन होता था। इन सब पे बहुत अत्याचार होता था। तो एक बार 1971 में क्या हुआ, यहाँ के आपने सुना होगा, मुजीबुर रहमान खड़े हुए और यहाँ पे खड़ा हुआ जुल्फिकार बेनज़ीर भुट्टो। तो दोनों में जब इलेक्शन हुआ तो ऐसा हुआ कि सारे ने मिलकर मुजीबुर रहमान जी को वोट दे दिया और वो जीत गए। तो ये सब ने सोचा कि अब ये सब यहाँ पे शासन कर देंगे, तो इन सब ने आक्रमण कर दिया। और उस समय इंडिया पे शासन था उनका, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो क्या नाम हो गया? बांग्लादेश। इसके पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। यही देखिए 1971 का इसी ने, बांग्लादेश के हैं और ये पाकिस्तान के हैं, आत्मसमर्पण हो रहा है। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम, बिहार, असम और उड़ीसा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप भारत का मैप जब दिमाग में बैठाइएगा तो क्या दिखेगा आपको? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, बिहार, असम और उड़ीसा। तो क्या मिलेगा? सिक्किम। आप कहिए कैसे होगा सर सिक्किम अलग क्यों करता है? तो नेपाल को भूटान से अलग कौन किया है? यहाँ पे देखिए, नेपाल है ही और भूटान है, अलग कौन कर रहा है? सिक्किम। तो नेपाल को भूटान से कौन अलग करता है? सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश कौन है? इसके पहले भी पूछा था कि भूमिबद्ध देश बताइए, लेकिन बड़ा नहीं पूछा था। तो बड़ा आ सकता है, तो भूमिबद्ध बताना। भूमिबद्ध यानी चारों ओर से देशों से घिरा हो, उसके आसपास समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए। तो भूमिबद्ध देश आ जाएगा आपका सबसे बड़ा, आपसे कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। और तो क्या हो जाएगा आपका? कजाकिस्तान क्या है? सबसे बड़ा है इन ऑप्शन में, भूमिबद्ध देश में। ठीक है, बाकी आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? काबुल। कहाँ पे है? काबुल। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। और तुर्कमेनिस्तान की कहाँ है? असगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, असगाबाद। ठीक है, और कजाकिस्तान क्या हो जाएगी? अस्थाना। अस्थाना ये क्या है? राजधानी है। ठीक है, ये सारे क्या है? राजधानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए, देखिए भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? बात होती है जीएसटी की, तो सबसे पहले जीएसटी आया कब था? तो जीएसटी कब आया था बोलिएगा? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। कुछ अब अगला देखिएगा, संवैधानिक संशोधन कौन सा? 101वां था। 101वां था। ठीक है, ये था संवैधानिक संशोधन। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो पेश किया गया था वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? क्योंकि जो पेश किया जाता है सब पास नहीं हो जाता है, कोई कोई पास होता है, कोई कोई नहीं होता है। तो जब पेश किया था तो 122वां था, और जब बन गया तो कौन सा हो गया? 101वां हो गया। तो जीएसटी में कितने दर है? देखिए, एगो 5, 12, 18 और 28। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28। तो उच्चतम दर की बात किया तो क्या हो जाएगा? 28 है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है। ठीक है, तो 5, 12, 18 और 28। ठीक है, चलिए समझ में आया? आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 5, 12, 18 और 28 आपको है। ठीक, अगला देखिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन
कि एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक भी आपके पेट में बिल्कुल आएगा। तो एनएनपी का क्वेश्चन है, एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल नेट प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नॉर्मल नेशनल प्रोडक्ट या नेट नॉर्मल प्रोड्यूस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में क्या कहिएगा, सॉरी हिंदी में आप कहिएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, पहले तो जीडीपी निकलता है, जीडीपी निकालिएगा, जीडीपी के बाद आप जीएनपी निकालिएगा। तो जीडीपी तो होता है एक देश के अंदर जो भी आपका क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, जो भी आपका उद्योग होता है या फिर जो भी होते हैं उसको जीडीपी कहिएगा। आज जब जीएनपी आप निकालिएगा तो जीडीपी में से क्या माइनस कर दीजिएगा कि जो भारत में के लोग हैं, विदेशों में जो राष्ट्रीय आय लेके आ रहे हैं उसको प्लस कीजिएगा, और माइनस क्या कीजिएगा, जो बाहर के लोग भारत में कमा रहे हैं, जीएनपी निकल जाएगा। और जब जीएनपी में से मूल्यह्रास माइनस कीजिएगा तब निकलेगा आपका एनएनपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और कोई ऑप्शन तो इसमें है नहीं खास। चलिए देखिए, क्वेश्चन आ ही गया, अभी मैंने आपसे पीछे बताया है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने एक बार बता दिया है कि इसका होगा क्या। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज स्थापना कब, तब सुभाष चंद्र बोस की जब बात आएगी तो 42 मत लगाइएगा, जैसे 42 लगाइएगा तुरंत गलत। ठीक है, जैसे 42 लगाइएगा तुरंत, क्योंकि 42 में रास बिहारी बोस थे, शायद वही थे। तो सुभाष चंद्र बोस का आपसे पूछा हुआ है, तो 42 मत लगाइएगा, ऑप्शन में बढ़िया है कि 42 है भी नहीं। तो क्या लगाइएगा आप ऑप्शन में 43, क्या लगाइएगा 43। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी ग्रुप डी का पेपर हुआ तो उसमें यह पूछा गया था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, उसमें जो महिला बटालियन थी उसका क्या नाम था। तो क्या नाम था महिला बटालियन का, किसी को पता है। देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनकी सेना है, और ये महिला बटालियन भी थी। आप कहेंगे थी कि नहीं, देखिए इमेज में दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट नहीं होगा लेकिन फ़ोन में आपको स्पष्ट दिखेगा। तो ये क्या नाम था, झांसी की रानी रेजिमेंट। क्या नाम था, झांसी की रानी रेजिमेंट। ठीक है, सारा स्क्रीनशॉट में डलवा दूंगा। आगे देखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या कहिएगा, टेकोफेराल। क्या कहिएगा, टेकोफेराल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, नहीं याद हो रहा तो छोटा सा एक वैसे ही ट्रिक होता है, रथ एक टाफी, वैसे याद कर लीजिएगा। नहीं याद होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ABCDE और के। अब आप देख के बता सकते हैं। अब राइबोफ्लेविन आप देखिएगा तो आपको मिलेगा, ये राइबोफ्लेविन आपको मिलेगा B2, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B11 और B12। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड आपको क्या कहाँ मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड देखिए विटामिन C। और कैल्सीफेरॉल आपको क्या मिलेगा, क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन के। कैल्सीफेरॉल क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, चलिए, और विटामिन का नाम मैंने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, बाकी क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लगता हो कि हाँ कुछ कर सकते हैं आप, कोई सहयोग हो सकता है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमको। जैसे आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, एकदम आपको बढ़िया से बढ़िया मैं दूंगा। पहली क्लास थी मैंने जैसे बताया, अब इसके बाद मैं बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट दूंगा, बस आप हमको सपोर्ट करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।